हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग का डिमांड था जो हम आज लेकर आए हैं आपदा प्रबंधन से। कह रहे थे कि आप कितने दिन से आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लाइए। ठीक है, तो आज लाए हैं आपदा प्रबंधन से। ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन से आपको एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 10 नंबर यहाँ से आपको क्लियर हम करा देंगे आज। ठीक है, तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो देखिए आप जो है ना, तो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा, जो हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट कर लीजिएगा। वो आता है तो आता है, एग्जाम में आएगा। और नहीं आएगा तो आप क्या करिएगा, आने के बाद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए हम, क्योंकि हम अगले क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार हम दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होता आता है। ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन पहला नंबर है। यानी दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए वही क्वेश्चन कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। कह रहे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपात के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को, पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को करने या कम करने या बचाने से है। प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक संसाधनों का क्या होता है, नुकसान होता है। जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है, संसाधनों का नुकसान होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो चलिए, जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों के विशेष परिस्थिति देखकर अब प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन आवश्यकता क्यों है, इसलिए कहा है क्यों आवश्यकता है। देखिए आपदा प्रबंधन इसलिए आवश्यकता, देखिए इसमें दो मात्रा है। देखिए जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। क्या होता है, जैविक संसाधनों का नुकसान होता है। आप भी लिख सकते हैं आपदा प्रबंधन आवश्यकता क्यों होता है, बोलिएगा इसमें जैविक जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसलिए इसे इसे प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, तो बताइएगा आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपात के पूर्व पश्चात होने वाली, जो आपदा के पूर्व पश्चात जो भी मान लीजिए नुकसान होता है, उससे पहले और उसके बाद में जो नुकसान होता है, इसी प्राकृतिक आपदा मानव निर्मित आपदा है, इसलिए इसे आपदा प्रबंधन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट होगा उसको हम कहेंगे कि इंपोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है ना। आपदा प्रबंधन के 3 नंबर कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का विवेचना करें। ठीक है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का विवेचना करें। तो ये क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अगर ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होगा तो ही बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर तो पढ़ लेते हैं केवल इसको। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों का विवेचना करें। तो कहिएगा, आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा यानी कोई भी आपदा हो उसका प्रबंधन यानी उसका रख रखाव यानी बढ़िया से आगे से तैयारी हमें उसका अनिवार्य है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, मतलब आपदा से जो है ना केवल विकास कार्य, जो विकास के होते हैं ना रोक रोक होते हैं, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होती है, मतलब कठिनाई उपस्थित होती है। कोई भी प्रधान कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें हम आम लोग की सहभागिता नहीं होती है। जब तक मान लीजिए आपदा सफल नहीं होगा जब तक कोई आम लोग है उसमें सहभागिता नहीं लेंगे। हम लोग की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिया जा सकते हैं। इस निर्णय के दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी हेतु आपस आसपास घटने वाली किसी भी संभावित विनाश से बचाव जा सकता है, यानी बचा जा सकता है। उत्तरी बिहार के लोग कोसी नदी विनाश विनाश लीला से बचने के लिए आप आपसी सहयोग बढ़ाना है। देखिए कोसी नदी जो होता है ना, नेपाल से जो निकल होते हुए आती है और बिहार में इसे जो ये बाढ़ के बहुत बड़ा संकट थी ला देती है। तो इसे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए 4था नंबर देखिएगा। 4था नंबर क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारी बात सुन रहे होंगे तो इसको नोट करिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन क्या है।
ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी करना है आपको नोट करना है नोट करिए। आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा है ना, उसको इसको इंग्लिश में डिजास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजास्टर बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बोलिएगा? आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इनसे धन जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। जो मान लीजिए हमारे पास जो भी मैंने गाय भैंस जो भी हो जाए, पैसा रुपया, इनको संसाधनों का अपार क्षति होता है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन क्या है तो कहिएगा ना, इससे रोक रोक लेंगे और इसे क्षति को बचाव लेंगे तो हम जो होगा उसे उस उपाय को हम कहेंगे ना, उस तरीका उस नियम को हम क्या कहेंगे? आपदा प्रबंधन कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार आप भी रीडिंग कर लीजिए हमारे साथ। बोलिएगा, आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इनसे धन जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। सम इसकी संसाधनों को क्या होती है? बहुत ज़्यादा क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को हम रोक लेंगे, ऐसे कम करने का उपाय अगर हम खोजेंगे तो आपदा को क्या कहेंगे? वो आपदा प्रबंधन कहलाएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है? जब आपदा हो आती है ना प्रबंधन के माध्यम से, तो इसमें बोल रहा है कि उपग्रह या फोन का क्या उपयोग है, बताइएगा फ्रेंड्स। 5 नंबर, आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का उपयोग क्या है? तो देखिए, मान लीजिए आपदा आती है तो मान लीजिए आपका सेलुलर फोन रहेगा, काम नहीं करेगा, तो आप क्या करिएगा? फोन करके बोलिएगा, या किसी माध्यम से टेलीविजन के माध्यम टेलीफोन के माध्यम से आप संचार करा दीजिएगा, उसको प्रसारित करा दीजिएगा। तो सब लोग जो भी होगा आपने सुनेगा, तो उससे क्या होगा? जो भी मतलब देखेगा कि हाँ इस चीज़ को हम बचा सकते हैं, वो क्या कर लेगा? सेव कर लेगा। तो देखिए इसका क्या करें, बोले आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ से बन रहा है, बोल रहा है कि उपग्रह फोन का क्या उपयोग है। तो आपदा प्रबंधन में जो उपग्रह होता है और फोन होता है उसका क्या उपयोग है देखेंगे। उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन है। यानी आप आपदा जब प्रबंधन में ना उपग्रह फोन सबसे लोकप्रिय यानी प्रयोग करने वाला साधन है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन ये फोन बहुत ही विश्वसनीय एवं डाटा संचार प्रदान करता है। इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार उपग्रह फोन, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, तो आप यदि न्यूज़ देखते हैं तो बता दिया जाएगा कि 4 दिन पहले आपको ये भारी बारिश या तूफान आने वाला है। तो ये क्या है? सबसे लोकप्रिय साधन है, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो 5 का आंसर देख लीजिए ना। ठीक है, नोट नोट वही करिएगा जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिएगा, आपदा प्रबंधन में सरकार की क्या भूमिका है? स्पष्ट करें। जब आपदा प्रबंधन होता है तो इसमें सरकार की भूमिका क्या रहता है, स्पष्ट करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें। सरकार की क्या भूमिका रहता है हल्का देख लेते हैं। मान लीजिए जो हमारी आपदा प्रबंधन राज्य में होती है तो हमारी सरकार क्या करती है, इसके लिए देखते हैं, स्पष्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आपदा प्रबंधन में सरकार की अहम भूमिका है। आपदा प्रबंधन जो आती है तो सरकार ही ना अलर्ट मतलब ऐसी करती है, जो भी जिला में प्रशासन होगा बोलेगा उसको ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। तो अहम भूमिका सरकार को संबंधित है। क्या है? सरकार को संबंधित। यह क्षेत्र विशेष में आने वाली आपदा की पूर्व आशंका ज्ञान होता है। यह क्षेत्र जो है विशेष आने वाली आपदा के पूर्व आशंका का ज्ञान होता है। अतः आपदा आने के पूर्व एवं आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थितियों के लिए, आपदा मान लीजिए जो कोई संकट आ रहा है तो ये उसके पश्चात स्थितियों के लिए सरकार नीति पूर्वक एवं प्रशासनिक तैयारी करना आवश्यक हो। जब अलर्ट हो जाता है तो सरकार क्या करती है, अपनी नीति मतलब जो भी नई स्कीम लाएगी तो उसको नई स्कीम लॉन्च कर देगी। और जो प्रशासनिक है, जो पुलिस प्रशासन हो गया, जो आरडीएफ जो होते हैं, एनडीआरएफ जो काम करते हैं,
तो उसको अलर्ट कर देंगे। इसके अंतर्गत वैकल्पिक संचार व्यवस्था, राहत कैंप की व्यवस्था, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति एवं अन्य कार्यों को करना शामिल। जैसे कि अभी हमारा कोरोना महामारी आया तो सरकार अपना अपना स्कीम ला रहा था, तो उसी माध्यम से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आपका जो एग्जामिनर यानी एग्जामिनर जो होता है एग्जाम लेने वाला, तो कहता है ना आप अपनी ही भाषा में उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर आपको याद है चाहे आपको अलग सा अथी है बनाना है उसको, तो आप अपने ही भाषा में दीजिएगा, उसको कोई गलत काटेगा नहीं फ्रेंड्स। चलिए 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर देखिए। ये थोड़ा आज लैपटॉप में दिक्कत आ गया है। 7 नंबर देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहेगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है ना प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जैसे कि जो खुद कुदरती से दिया हुआ है, और मानव द्वारा जो हम लोग बना देंगे ना, वो मानव जनित आपदा हो जाएगा। तो उत्तर में देखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदाएं निम्न का अंतर है। क्या है, लिख लीजिएगा आप, निम्न का अंतर है। आपका कॉपी ऐसा ही बनना चाहिए। ठीक है ना, आपका कॉपी ऐसे बने, बोलना चाहिए प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है। ठीक है ना, कुछ ऐसे मतलब होता है ना, ताकि कॉपी के अनुसार, राइटिंग अनुसार देखकर भी नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर कह रहा है प्राकृतिक आपदा। पहला दिया था प्राकृतिक आपदा, तो पहले प्राकृतिक आपदा, उसके बाद मानव जनित आपदा। 1 नंबर में लिखेंगे प्राकृतिक, दूसरा नंबर में मानव, फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके मतलब जितना भी आपको सुझाव देना इस माध्यम से। प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं हैं। प्राकृतिक आपदा जो है हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक आपदा। जैसे हम बोलेंगे भूकंप, ये प्राकृतिक आपदा है। क्या है, भूकंप। यहाँ थोड़ा मिस टाइप हो गया। क्या है, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। बोलिएगा जो हम कर नहीं सकते हैं ना, वो प्राकृतिक में डाल दीजिएगा, जो कर सकते हो मानव निर्मित में डाल दीजिएगा। चलिए, जैसे कि हम कर सकते हैं, बोलेंगे कि हम प्रदूषण फैला सकते हैं, हाँ तो हम प्रदूषण फैला सकते हैं, मानव निर्मित है ना, तो मानव निर्मित हो जाएगा। मानव जनित आपदा, देख प्राकृतिक आपदा समझ लिए, माने वैसे वैसे घटित आपदा जो वातावरण से, मतलब जो नेचुरली हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक आपदा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, यहाँ से देखते हैं उसे क्या कहेंगे, तो हम उसे प्राकृतिक आपदा कहेंगे। ठीक है, अब मानव जनित आपदा क्या है, तो बोलिएगा वैसी घटना जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों, जिसकी घटित होने का फलस्वरूप मानवीय कारकों जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव की हानि पहुंचती है। जब अधिक संख्या मानव की हानि पहुंचती है, मानव जनित आपदा कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में युद्ध का आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब क्या है, ये हम लोग करा सकते हैं। जैसे कि युद्ध, आतंकवाद, ये सब हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए किसी से, किसी स्टेट से या किसी देश से ये क्या हो गया, हमारा युद्ध लड़ रहा है, तो उसमें हमारा ही क्षति होगा ना, हमारा ही नुकसान होगा ना। तो इस माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए, बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। कैसे, इसको डिफाइन करना। बिहार एक सर्वाधिक आपदा ग्रस्त राज्य है, वो कैसे डिफाइन करिए, बोलिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार क्या है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। क्या करती है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। यहाँ मुख्य रूप से बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात, मुख्य रूप से क्या होता है, बाढ़, सूखा, तूफान, वज्रपात और भूकंपीय आपदा आती है। बाढ़ तो बिहार की नियत बन गई है। बाढ़ तो बिहार की नियत बन गई। उत्तर बिहार के लोग प्रत्येक वर्ष बाद अपनी परेशानियों को झेलते हैं। क्या करते हैं, परेशानियों को झेलते हैं। सबसे ना उत्तर बिहार में क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा बाढ़ की, सूखा, बाढ़, इसमें सूखा का प्रभाव दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य बिहार में अधिक पड़ता है। तूफान का प्रभाव उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। बिहार एक सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। देखिए, मान लीजिए तो हम लोग अभी पटना जिले की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए गंगा नदी का बाढ़ स्तर बढ़ेगा तो प्रभावित होगा कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है ना, तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार प्रभावित होता है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे।
आग आपदा के समय कौन सा उपाय करना चाहिए? छोड़िए इसको, यानी चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम बताएंगे। ये वाला इम्पोर्टेंट है, 10 नंबर क्या है इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, नोट करिए, गौर से सुनिएगा। भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 उपायों को लिखे या उल्लेख करे। तो 4 उपाय बता दीजिए, भूकंप के प्रभाव करने वाला कम करने वाले उपाय का 4 नाम लिखिए। तो यहाँ लिख दीजिए, पहला लिखिए भवनों का आयताकार होना चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए। भवनों का आयताकार और नक्शा साधारण होना चाहिए। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर कंक्रीट की कलम होनी चाहिए। नींव मजबूत एवं भूकंपरोधी होना चाहिए। दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंपरोधी होना चाहिए। ये हमारी उपाय आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और हम बताते हैं, आप सुने होंगे भूकंप का जन्मदाता यानी भूकंप का जननी जापान को कहा जाता है, लेकिन जापान में बहुत कम क्षति होता है, क्योंकि इसी प्रकार की उधर घरे और नक्शे बनाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए भूकंप से जापान में कम प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर देखें, तूफान तूफान महोर्मी क्या है? ये नया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखना चाहिए। क्या है? नया क्वेश्चन है। तूफान महोर्मी क्या है? ये एक प्रकार की तूफान का नाम। महोर्मी क्या है? तो अक्टूबर नवंबर में महीने में बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है। तो तूफान महोर्मी क्या है? तो बोलिएगा अक्टूबर और नवंबर में ये बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है। बंगाल की खाड़ी में भयानक चक्रवात आता है, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे तटीय राज्य तूफान मोहर्मी आता है। किस राज्य में? स्पेशल इस राज्य का एक तूफान का नाम है, क्या नाम है? मोहर्मी। ये आपका पश्चिम बंगाल के बंगाल खाड़ी में और उड़ीसा के तटीय राज्य में आता है, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो इससे समुद्री लहरें बहुत अधिक मात्रा में जल नदियों के मुहाने से प्रेषित करता है। यहाँ जल नदी से चढ़कर विस्तारित क्षेत्र को जलमग्न देता है। धन जन अत्यधिक, देखिए ये क्या कर, जब मोहर्मी आएगी ना, तूफान मोहर्मी नाम है इसका, आएगी किस में आएगी? तो बोलेगा पश्चिम बंगाल राज्य में आएगी, उड़ीसा राज्य में आएगी। जब इसमें आएगी तो इसका तटीय जो होता है ना, यानी पानी का स्तर होता है जलमग्न, यानी बाढ़ आ जाता है इस तूफान से आने से। अगला नंबर भी 12 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर भी क्या है फ्रेंड्स? 12 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 12 नंबर भी क्या लगता है? हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के बाद मालूम चलता है इम्पोर्टेंट है कि नहीं। भूकंप क्या है? क्वेश्चन पढ़ने से मालूम पड़ेगा आपको भूकंप क्या है, यानी मालूम पड़ेगा कि वो क्या है। जैसे कि कहेगा कि आपका प्रश्न इम्पोर्टेंट है या नहीं, आप पढ़ने के बाद ही मालूम चलता है भूकंप क्या है। तो इसके बचाव के किन्हीं 2 उपाय लिखे। तो देखिए कभी भी पूछ सकते हैं आपको, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में पूछ सकते हैं, क्योंकि भूकंप के 2 उपाय बताना है। तो जब किसी बाहरी यांत्रिक कारणों से पृथ्वी के जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है, पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं। भूकंप भूकंप जो है ना, जब किसी बाहरी या आंतरिक कारणों से, किस कारण से? या तो बाह्य कारण होगी पृथ्वी के, या तो आंतरिक कारणों से भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है, उससे हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूपटल के अंदर कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप कहते हैं। इसकी 2 उपाय है। कह रहे भूकंप रोधी मकान का निर्माण करा देंगे, भूकंप रोधी मकान का निर्माण करा देंगे। अभी हमने पीछे देखा है भूकंप रोधी मकान कैसे निर्माण होता है। सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करा देंगे। प्रशिक्षित मतलब उसके बारे में अवगत करा देंगे। चलिए अब 14 नंबर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा। 14 नंबर देखिएगा, भूकंप का अधिकतम प्रभाव क्षेत्र कौन सा है? जब भूकंप आता है तो उसका अधिक प्रभाव क्षेत्र कौन सा, इसको बताना है। तो यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक, देखिए 9 से अधिक, अधिक क्या कहा है? यह भूकंप तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। क्या है? अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार एवं नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र, गुजरात के कुछ प्रदेश में शामिल है। इसे जोन 5 में रखा गया है, इसे जोन 5 में रखा गया है। सबसे अधिक बोलेगा भूकंप भारत के किस क्षेत्र में आता है? तो बोलिएगा सभी पूर्वोत्तर राज्य में, जितने पूर्वोत्तर राज्य है उतना में आता है। जैसे कि असम हो गया, 7 राज्य पूर्वोत्तर है,
कितना राज्य है? 7 है। बिहार, नेपाल, सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात के कक्ष प्रदेशित में इसे 5 को जोन में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद आगे चलते हैं। 15 नंबर इंपोर्टेंट नहीं है। भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख यह पंकल लिख दिया है, कंपन लिखना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, इस त्रुटि है। क्षेत्रों को विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों को संक्षिप्त विवरण दे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर इंपॉर्टेंट है? 16 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट करे। तो ये भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है? जैसे कि भूकंप का केंद्र जो होता है ना, उसे क्रेटर कहते हैं, और अधिकेंद्र जो होता है जहाँ से भूकंप बाहर निकलता है। ठीक है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह अचानक कंपन भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के जब ऊपरी अचानक कंपन हो जाएगा तो भूकंप कहलाता है। भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित भूकंप का उद्गम पृथ्वी की गहराई में स्थित एवं विदय होता है। उस अध्ययन को ध्यान लिखा है, उस अध्ययन को कंपन केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हम लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको भी छोड़ सकते हैं आप लोग। देखिएगा, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें, ये 23 नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, बोले सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। तो निम्न उपाय एवं सुखाड़ प्रबंधन किया जा सकता है, जैसे कि जल ग्रहण क्षेत्रों में बांध कर, क्या करके बांध लेंगे। सुखाड़ क्षेत्रों में वृक्षों का सघनता बढ़ाकर, शुष्क फसलों की बुआई और ड्रिप सिंचाई करके, नहरों एवं सूखे क्षेत्रों को जल पहुंचाकर। ठीक है, सुखाड़ का कैसे हम बचा सकते हैं? तो कहेंगे कि जल ग्रहण, यानी बड़ा बांध बना देंगे, उसमें जल जिसमें स्थिर हो जाए। सुखाड़ क्षेत्र वृक्ष के संघनता लगा देंगे, जिसमें वृक्ष संघनता हो जाएगी तो वो भी बच जाएगा। शुष्क फसलों की, यानी जो ठंडी फसल होती है उसको बुआई करके नहरों में सूखे जल पहुँचाकर। ठीक है, अब 24 नंबर छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नंबर 27 नंबर इम्पोर्टेंट है, 27 नंबर इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसे ही छोड़ छोड़ के लिखना होता है। मान लीजिए पहला नहीं आता तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा नहीं चौथा लिखेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे। सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुनामी से तो बोलेंगे सुनामी से बचाव का भिन्न तरीका, यानी निम्न तरीका, अलग अलग तरीका। देखिए, समुद्र नजदीक तटों को निर्माण किया जाना चाहिए। समुद्र के नजदीकी तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। जो समुद्र से ही सुनामी उत्पन्न होता है, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पतियाँ लगाया जाना चाहिए, मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बताइएगा, पश्चिम बंगाल में। किसके तट पे? बंगाल के खाड़ी के तट पे है। तीसरा नंबर देखिए, तटीय क्षेत्र के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो भी इनके तट के क्षेत्र में रहते हैं उनको शिक्षित करना चाहिए, इनके बारे में अवगत कराना चाहिए। और 4 नंबर कह रहा है कि सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मदद पहुंचना चाहिए। हाँ, देखिए, मान लीजिए जो भी सुनामी आता है तो उसके उस क्षेत्र में मदद तत्काल पहुंचना चाहिए, ताकि उन व्यक्ति को राहत मिल सके। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको तो जरूर नोट करिएगा, इसको तो जरूर नोट करिएगा। 30 नंबर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा। 30 नंबर उसको नोट करिएगा। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से आप क्या समझते हैं, नोट कर लीजिएगा। सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, महासागरों के आंतरिक पृष्ठ भागों में उत्पन्न हलचल। सुनामी बताए थे नबी, ये समुद्र से आता है, महासागरों से आता है। तो कहे महासागरों के आंतरिक पृष्ठीय भाग में उत्पन्न हलचल, जो महासागर के अंदर के भाग होता है ना, एकदम आंतरिक जो होता है, अंदर के भाग, उसमें हलचल उत्पन्न होता है, तो उसे ही क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। बोलेगा सुनामी क्या है, आप बताइए। प्राकृतिक है, मानव जनित, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है, जो समुद्रीय तटीय क्षेत्र में मानव जीव जंतु, वनस्पति, मकान, उद्योग आदि बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, स्किप कर कर मत देखिए, क्योंकि इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसको नॉलेज चाहिए, तो कम से कम आपको 2 बार तो जानकारी इसको रिपीट करना ही चाहिए, 2 बार रिवीजन करना ही चाहिए। चलिए 31 नंबर देखते हैं। सुनामी से संभावित क्षेत्र में गृह निर्माण अपना विचार प्रकट कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 37 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 नंबर देखते हैं, बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें।
बाढ़ कैसे आती है? अधिक वर्षा होने के कारण इसमें बाढ़ आ सकती है, जल जमाव के अधिक होने के कारण बाढ़ आ सकती है, इसको हटा देते हैं। बाढ़ से बचाव को सुझाव को लिखे, हाँ इसको पूछ सकता है, ये आपको पूछ सकता है, ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो क्या सवाल है? सवाल जो है ना, बाढ़ से बचाव के सुझाव को लिखें। बाढ़ से बचाव कैसे कर सकते हैं? ये अपने तरीका जो भी होगा आप लिख सकते हैं, तो आपका नंबर कटेगा नहीं। जो आप जानते हैं उसको भी लिख सकते हैं। हाथों में स्ट्रेचर बनाई से दो व्यक्तियों को दूसरे को कलाई पकड़ा कर ऐसे स्ट्रेचर बनाया जा सकता है। तो ये सब होता है, जैसे कि आप कैसे बचावा जा सकता है। 40, 41, 42 नंबर भी बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन करें, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा, क्योंकि हम लोग एग्जाम किसका दे रहे हैं, बिहार का ही, बिहार बोर्ड का ही एग्जाम चल रहा है ना, तो उसके इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, बिहार में बाढ़ का स्थिति का वर्णन करें, यानी इसमें कैसी स्थिति होती है, इसको स्थिति दर्शाना है, कैसी हालत होता है। बिहार के उत्तरी भाग में, बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ यथा कोसी, गंडक, महानंदा आदि प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है। कौन सी नदी बिहार में बाढ़ लाती है? तो बोलिए कोसी, गंडक, महानंदा आदि प्रतिवर्ष बाढ़ लाया, जिससे मानव जीवन, पशु जीवन, फसलों का अपार क्षति पहुंचने के कारण हो सकती है, जिससे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। 49 नंबर देखिए, बोल रहा है कि भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप नोट कर लिए या देख लीजिए, शॉर्ट इसके मार्क देख सकते हैं बाद में। भूस्खलन कई रूपों में होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं शैल अथवा मृदा अपवर्तन, शैल अथवा मृदा अपपतन, शैल अथवा मृदा अपपतन, इसमें अचानक टूटकर हस्तांतरित हो जाते हैं। भूस्खलन क्या होता है? जो शैल होते हैं, जो पत्थर और मृदा मिट्टी उट्टी होकर होते हैं ना, अचानक टूट कर हस्तांतरित होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जैसे कि नहीं देखते हैं बहुत अति, आप जैसे कि देहरादून उत्तराखंड में देख लीजिएगा, बहुत भूस्खलन आता है उधर, कहीं पहाड़ शैल होता है, पर्वत होते, टूट जाता है, तो क्या होता है, दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाता है, तो इसमें बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसी प्रकार का मतलब इसमें आता है भूस्खलन, जैसे कि कहीं मिट्टी ही खसक जाएगी तो वो भूस्खलन हो गया। प्राकृतिक आपदालत, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 51 नंबर, 52 नंबर भी इम्पोर्टेंट, 53 नंबर नहीं है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से कहते हैं, जीवन रक्षक जैसे कि आकस्मिक मतलब अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है, वही तो होता है जीवन रक्षक। देखिए लिखिए यहाँ पे, आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को तत्काल आपदा प्रकट गनीजत मतलब इसको राहत दिलाने हेतु कार्य की जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है, आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पे चर्चा नहीं करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आकस्मिक प्रबंधन से 3 प्रमुख स्थितियां लिखे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। विश्व का कौन सा क्षेत्र सुनामी से प्रभावित है? तो ये बताए थे, सुनामी जापान का ही शब्द है, ये जापान ही इसमें अथी होगा। प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर से क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र ज्वालामुखी पर्वत से भरा है। चलो ये तो थोड़ा गलत टाइप हो कर दिया गया है। इसे अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है, हाँ ये सब रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है प्रशांत महासागर को। यह क्षेत्र प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से भी अत्यधिक प्रभावित है। जो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया हो ना, उसमें सबसे अधिक प्रभावित जो है ना प्रशांत महासागर है। हमें रेडियो के उपयोग का प्रकाश डालिए, रेडियो का उपयोग का प्रकाश डालिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी तक हमने कुछ नहीं बोला आपसे, ना लाइक करने के लिए बोला, ना शेयर करने के लिए बोला है। तो फ्रेंड आपसे निवेदन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप शेयर करिए, आप अपने ग्रुप में ही शेयर करिए, जो भी आपसे दोस्त यार हैं या उनके रिलेशन में, रिश्तेदारी में, उनको शेयर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए। यदि कोई मिस्टेक होता है तो
हमसे, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट करिए कि 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर मिस्टेक है, तो हम उसको सुधार करेंगे फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 71 नंबर देखते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं। आज हम जो आपदा पढ़ रहे हैं ना, तो एक ही पार्ट्स में, यानी एक ही क्वेश्चन, एक ही क्लास में ये हम खत्म कर देंगे आपदा आपका। 71 नंबर कह रहा है कि चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात किसे कहते हैं, क्या कह रहा है 71 नंबर, चक्रवात किसे कहते हैं, किसे कहते हैं चक्रवात। बोलिए, जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव, जब किसी भी क्षेत्र में निम्न दबाव माने कम प्रेशर हो जाए, कम प्रेशर हो जाए का केंद्र बनता है, तो उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है। उसको चारों ओर जब प्रेशर डालिएगा तो चारों ओर क्या होगा, मान लीजिए एक केंद्र पर प्रेशर डालेंगे तो चारों ओर पड़ेगा ना प्रभाव, उच्च दबाव रहता है। तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात किसे कहेंगे बोलिएगा, केंद्र में निम्न दबाव यानी कम दबाव रहेगा, बाहरी अधिक दबाव रहेगा। अब बाहर से जो केंद्र की ओर जो हवा आ रही है, तेजी से वायु चल रही है, इसे हम क्या कह देंगे, चक्रवात कहेंगे। ओलावृष्टि किसे कहते हैं, ओलावृष्टि किसे कहते हैं, ओलावृष्टि यानी 75 नंबर, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलावृष्टि यानी ओलावृष्टि किसे कहते हैं। बोलिएगा, वर्षा के साथ साथ पानी हो रहा है, यानी बारिश हो रहा है, बूनी हो रहा है, तो इसके साथ साथ बर्फ के टुकड़ों को, बौछार को ओलावृष्टि कहते हैं। बर्फ के टुकड़े को साथ हो जाए, उसके बारिश के साथ और बर्फ के टुकड़े जो छोटे छोटे हैं गिरते हैं, देखे होंगे आप सभी भी, तो उसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। अब ओलावृष्टि क्या हो सकता है, तो खाड़ी फसलों का समय ओलावृष्टि, यानी खाद्य फसलों का समय ओलावृष्टि बर्बादी होती है। ओलावृष्टि पास्तर पड़ेगा तो उसे क्या हो जाएगा, ये फसल बर्बाद हो जाएगा। इस 76 नंबर इंपोर्टेंट नहीं है, ये आपको 77 नंबर हम दावा के साथ कह सकते हैं, ये आ सकता है आपका। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। बोल रहा है कि 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखानों से रिसने वाली गैस के कारण भयानक दुर्घटना घटी थी, भयानक घटना घटी थी। ठीक है ना, भयानक घटना घटी थी। तो इसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। इसमें से जो निकला था MIC, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकला था। इससे बहुत ज़्यादा ये विषैली गैस थी। तो देखिए, बोल रहा है, बोलेगा भोपाल यूनिट कार्बाइड यानी भोपाल कारखाने में कब दुर्घटना घटी, तो बोलेगा 1984 में। किस गैस की रिसाव हुआ था, तो MIC गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, तो बोलिएगा 1984 में भोपाल स्थित यूनिट कार्बाइड कारखानों से रिसने वाली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, देखो ये इधर लिखा है MIC गैस, MIC गैस निकलने का भयानक दुर्घटना हुई थी। इस गैस का नाम क्या है, बोलिएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 78 इंपोर्टेंट नहीं है, ओलावृष्टि क्या है ये तो देख लिए हैं। मेगा स्पोर्ट को क्या कहते हैं। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज हम रहने देते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, जो ऑन लीनियर या जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है ना, तो उसको हम देख के ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना, उसको हम देख के ही पढ़ाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, आपका भी एग्ज़ाम है तो आप देख सकते हैं इसे, और मिस ना करें हमारी क्लास को, और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। आइए, मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग हमारे बात को समझते होंगे, सुनते होंगे। इसी के साथ क्लोज करते हैं।